देख, अब वो कन्फेशन का मतलब बहुत सिंपल है। कन्फेशन का मतलब है कि किसी चीज को क्या कर लेना, कन्फेस कर लेना। ठीक है, कि मैं मान रही हूँ कि हाँ मैंने ये मर्डर किया है, कुछ भी। तो सिंपल मतलब है कि कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट। एडमिशन भी एक स्टेटमेंट है, कन्फेशन भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन फर्क क्या है? देखो, एडमिशन में आप एडमिट कर रहे हो किसी भी चीज को, कोर्ट ने आपसे कोई भी चीज पूछी, आप एडमिट कर रहे हो। ठीक है। लेकिन कन्फेशन का मतलब है कि आप खुद अपनी मर्जी से क्या बोल रहे हो, आप ये कबूल कर रहे हो कि हाँ मैंने ही ये क्राइम किया है, तो उसे कन्फेशन कहेंगे। अभी डिफरेंस पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा। अ कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट वेयर समवन एडमिट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, इलीगल और एम्बैरेसिंग। कि जब एक इंसान ये इस चीज को एडमिट कर ले, जब एक इंसान क्या कर ले, एडमिट कर ले किसी चीज को कि हाँ दे हैव डन समथिंग, कि उसने कुछ गलत किया है, उसने कुछ इलीगल किया है, एम्बैरेसिंग किया है। ये क्या है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट है। हैंड रेज कर दो। पूछ लिया जाए कि कन्फेशन किस तरह का स्टेटमेंट है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो ये फॉर्मल स्टेटमेंट माना जाएगा। ठीक है। कन्फेशन जो है वो 5 तरह का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से सुनते रहना। अब जुडिशियल कन्फेशन का मतलब, पहले तो एक और पॉइंट आप हमेशा याद रखना, कि जो कन्फेशन होता है वो पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं एडमिसिबल होता, नहीं रेलिवेंट होता। क्योंकि पुलिस ऑफिसर तो मार पिटाई करके कुछ भी बुलवा सकते हैं, है ना। अब है जुडिशियल कन्फेशन, क्या होता है? जुडिशियल कन्फेशन आर दोज विच आर मेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। कहते हैं कि ऐसा कन्फेशन जो कोर्ट में खड़े होके आप मैजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने कर रहे हो कि हाँ सर मैंने ये क्राइम किया है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे जुडिशियल कन्फेशन कहा जाएगा। हैंड रेस कर दो, बहुत सिंपल बात है कि मैजिस्ट्रेट के सामने कर रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग के अंदर कर रहे हैं, कोर्ट के सामने कर रहे हैं, तो एक जुडिशियल कन्फेशन है। दीज कन्फेशन दीज कन्फेशन आर प्रेज्यूम्ड टू बी अ ट्रू एंड द करेक्ट रिकॉर्ड। इसे क्या कहा जाएगा? इसे, सिंपल बात है, इसे क्या प्रिज्यूम किया जाएगा? इसे बिल्कुल करेक्ट किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने उसने खुद बोल दिया कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है। बात समझ गए क्या? ये किस तरह का एविडेंस है? ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जाएगा। हैंड रेज कर दो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इससे एमसीक्यू बन के आ सकता है कि जुडिशियल कन्फेशन किस तरह का एविडेंस है, तो सब्सटेंशियल है, कॉरबोरेटिव नहीं है। इसे प्रिज्यूम कैसे किया जाएगा? ट्रू एंड करेक्ट किया जाएगा। ये किसके सामने दिया जाता है? ये मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है। अब है एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये भी एक तरह का कन्फेशन होता है। इट इज मेड बाय अक्यूज्ड एडमिटिंग हिज गिल्ट टू एनी पर्सन अदर देन द कोर्ट। ध्यान से समझना। इसका मतलब है कि इसमें एक पर्सन है, एक अक्यूज्ड पर्सन है, अक्यूज्ड पर्सन बोल रहा है कि ये क्राइम मैंने किया, लेकिन ये किसके सामने बोल रहा है? ये किसी और पर्सन के सामने बोल रहा है, ये मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं बोल रहा। बात समझ गए? मैजिस्ट्रेट और कोर्ट को छोड़कर किसी और पर्सन के सामने बोल रहा है। सो इट इज अ कन्फेशन मेड आउटसाइड द कोर्ट और जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसे क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है। जब कोर्ट के बाहर क्या किया जाता है? कन्फेशन किया जाता है। अब चाहे वो पुलिस ऑफिसर के सामने भी एडमिशन कर ले, लेकिन फिर भी वो एडमिट नहीं होता, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया है। फिर क्या है? एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कैन बी प्रूव्ड बाय ईदर। अब ये इसने मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया, मैजिस्ट्रेट के अलावा किसी तीसरे पर्सन, अपने रिश्तेदार को, अपने फैमिली मेंबर को, पुलिस ऑफिसर को या किसी को भी उसने ये कन्फेशन कर दिया। तो कहते हैं कि अब इसे किस तरह से प्रूफ किया जाएगा? एग्जामिंग एग्जामिनिंग द पर्सन हुम द कन्फेशन इज मेड ओरली। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस ए पर्सन ने कन्फेशन किया बी पर्सन को। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि कन्फेशन क्या दिया? ओरल में दिया। किस तरह से, क्या स्टेटमेंट बोली है? बी पर्सन जाके कोर्ट में बताएगा। इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट इन विच द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड। और मान के चलो कि अगर वो कन्फेशन उसने राइटिंग में कर लिया, या फिर उसकी किसी ने वीडियो बना ली कन्फेशन करते समय, तो वो भी क्या मानी जाएगी? रेलिवेंट मानी जाएगी। क्लियर है क्या? उसे कन्फेस करते समय क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया, या राइटिंग में रिकॉर्ड कर लिया, तो वो रेलिवेंट माना जाएगा। पहले डेफिनेशन बताई गई है, फिर कहा गया है कि इसे किस तरह से एडमिट करेंगे, इसे किस तरह से प्रूफ किया जाएगा। अब मुझे किसी ने बोल दिया कि ये क्राइम मैंने किया है, मेरे सामने कन्फेशन कर लिया, तो मैं क्या करूंगी? हम्म,
हाँ अभी आवाज आ रही है, नेटवर्क चला गया था, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें सिंपल इतना बात है कि ऊपर इन्होंने डेफिनेशन बताई है कि इस तरह से है कि इसका मतलब है कि जब हम लोग किसी और को कन्फेस करते हैं, अब मान के चलो कि किसी ने मेरे को कन्फेशन दिया, तो मैं कोर्ट में जाके क्या करूंगी, प्रूफ करूंगी कि हाँ इसने मेरे सामने क्या कर लिया है, कन्फेशन कर लिया है। सिंपल बात है, हैंड रेज कर दो, बात समझ आ गई। अब क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट। अब ऐसा नहीं है, अब किसी के सामने कन्फेशन कर लिया, लेकिन ऐसा थोड़ी कि वो हर बार रेलिवेंट माना जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो बोलते हैं कि आपको उसे प्रूफ करना पड़ेगा। अब वो प्रूफ आपके पास एविडेंस होना चाहिए या कुछ भी, आप किसी भी तरह से प्रूफ करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सो अप्रूव्ड बिफोर द कोर्ट टू एक्सटेंड द ओनली कन्फेशन वाज मेड टू हिम बट इट इज अ ट्रू एंड करेक्ट। ये क्या होना चाहिए, सही और करेक्ट होना चाहिए, और इसे सही और करेक्ट मान भी लिया जाएगा। क्लियर है क्या? ये है। हाँ, अब पहले इसका डिफरेंस देख लो, वही सिंपल है कि ये जो जुडिशियल कन्फेशन है ये दिया जाता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। इसका मतलब है कि कन्फेशन इज मेड अंडर द ओथ इन द फॉर्मल लीगल सेटिंग, ठीक है। अब मेड आउटसाइड, इसके अंदर क्या है, फैमिली, फ्रेंड्स, पुलिस ऑफिसर सब इंक्लूड रहेंगे, सिर्फ कोर्ट को छोड़ के। फिर है हायर प्रोबेटिव वैल्यू, मतलब कि इसे ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, इस वाले कन्फेशन को ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। यहाँ पर इसे क्या है, इसे सब्सटैंटिव रूल माना जाएगा, सब्सटैंटिव एविडेंस माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये वीक एविडेंस रहेगा। समझ गए, वीक मतलब सिर्फ कॉरोबोरेटिव करने के काम आएगा, कॉरोबोरेट करने के काम आएगा, लेकिन इस पे हम लोग रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि कोई तीसरा इंसान आके बोल रहा है, वो झूठ भी तो बोल सकता है ना। हैंड रेज कर दो। अब जुडिशियल कन्फेशन आर दोज विच आर मेड टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। अब प्लीज इसका सेक्शन देख लेना कि 164, अब बीएनएसएस का कौन सा सेक्शन है, कि इसी सेक्शन के अंदर क्या है, वो कन्फेशन करता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट। फिर है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आर दोज विच आर मेड टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को दे रहे हैं, एंड इट मे बी मेड टू एनी पर्सन। किसी को मतलब सिंपल बात है कि वो किसी भी पर्सन को दे रहे हैं। अगर पुलिस ऑफिसर को दे रहा है, अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन दे रहा है, तो ठीक है, उसे भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा। फिर है जुडिशियल कन्फेशन कैन बी रिलाइड एज अ प्रूफ ऑफ अ गिल्ट अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। अब इसे क्या है भैया, इसका मतलब यही बता रहा है कि वो अपना गिल्ट क्या कर रहा है, बोल रहा है, अपने गिल्ट को बता रहा है कि हाँ मैंने ये काम, गलत काम किया है, और यहाँ पर हम रिलाई कर सकते हैं 100%। लेकिन यहाँ पर हम लोग रिलाई नहीं कर सकते पूरे तरह से। ये यहाँ पे कन्विक्शन हो सकता है, यहाँ पर कन्विक्शन होने के चांसेस थोड़े कम हैं, मतलब जेल होने के यहाँ पर चांसेस थोड़े कम हैं, और यहाँ पर जेल हो जाएगी उसको। बात समझ गए क्या? क्योंकि वो यहाँ पर उसने मैजिस्ट्रेट के सामने बोल दिया, तो ऑब्वियसली बात है कन्विक्ट तो हो जाएगा वो। अब है इनकल्पेटरी कन्फेशन, ये बाद में पढ़ते हैं, पहले ये वाला पढ़ो, रिट्रैक्टेड। Retracted confession is a statement made by an accused person before a trial when they confess to a crime but later deny the truth. Confession during the trial, it is a confession that later withdraw। तो ठीक है। अब इसमें बात क्या हो रही है कि इसमें एक accused person है, accused person ने क्या किया, confession कर लिया, confession कर लिया बिफोर द ट्रायल, बिफोर अ ट्रायल उसने क्या कर लिया, कन्फेशन कर लिया। मतलब पहले उसने बोल दिया कि हाँ मैं कन्फेस करता हूँ, मैंने ये काम किया है, लेकिन उसने उसका जब ट्रायल चला कोर्ट में, तो कोर्ट में मुकर गया कि नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं बोलता कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है। बात समझ गए क्या? इसे बोलते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेक्शन कन्फेशन, कि भैया जिसमें वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, बिफोर अ ट्रायल उसने तो कह दिया कि मैंने क्राइम किया है, लेकिन बाद में उसने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, तो इसे रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहेंगे। और इस पर भी हम लोग रिलाई नहीं कर सकते। बात समझ गए क्या? इस पर भी हम लोग रिलाई नहीं कर सकते। आप पढ़ो ये इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी। इसमें है कि अ स्टेटमेंट वेयर एक्यूज्ड ओपनली एडमिट टू कमिटिंग अ क्राइम, ओनली इनकल्पेटरी कन्फेशन। अब एक इंसान मान रहा है कि मैंने ये क्राइम किया, एक इंसान बोलता है हाँ मैंने इंटेंशनली, मैंने इस कार को चोरी किया है, ठीक है। तो ये क्या है, इनकल्पेटरी कन्फेशन, अ स्टेटमेंट
वेयर द एक्यूज्ड ओपनली एडमिट, कि जहां पर एक स्टेटमेंट दी जाती है, एक्यूज्ड पर्सन क्या करता है, ओपनली एडमिट करता है कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है। ओनली इन कल्पेटरी कन्फेशंस आर एडमिसिबल इन अ कोर्ट, एंड ये सब्सटेंटिव एविडेंसेस होते हैं। हैंड रेज कर दो कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि ओपनली एडमिट कर रहा है, पूरे कोर्ट के सामने, सबके सामने एडमिट कर रहा है कि मैंने ये क्राइम किया है, मैंने इंटेंशनली मैंने इस कार को चोरी किया है, ये एडमिसिबल हो जाएंगे और ये सब्सटेंटिव एविडेंस रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि अ स्टेटमेंट वेयर द एक्यूज्ड डिनाई, एक स्टेटमेंट वो क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है कि सर मैंने ये क्राइम नहीं किया, इसे बोलेंगे एक्सकल्पेटरी कन्फेशन। बात समझ गए क्या? जब भी हम लोग इन दोनों को लिखेंगे तो इन दोनों को वैसे साथ में पढ़ा जाता है ना, कि अगर आप हाँ बोल रहे हो कि आपने क्राइम किया तो इनकल्पेटरी। एक्सक्लूड का मतलब समझते, बाहर निकाल देना। आप बोल रहे हो कि मैंने तो ये क्राइम किया ही नहीं, मतलब आप एक्सक्लूड कर रहे हो कि मैंने ये क्राइम किया ही नहीं है, तो इसे बोलते हैं एक्सकल्पेटरी। और ये आप एक डिफेंस ले रहे हो, आप डिफेंस ले रहे हो कि सर मैंने ये क्राइम नहीं किया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। एक्सकल्पेटरी कन्फेशंस मे बी एडमिसिबल इन अ कोर्ट, कोर्ट में एडमिसिबल हो सकते हैं लेकिन पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते और कॉरोबोरेटिव के काम आएंगे। बात समझ गए क्या? देखो, आई सा द कार बीइंग स्टोलन बट आई डिड नॉट डू इट, आई वॉज एक्टिंग इन द सेल्फ डिफेंस। ध्यान से समझो कि मैंने, मान के चलो ये इंसान बोल रहा है कि सर मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे थे मेरे को मारने के लिए, इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने उसकी कार मेरे को मिल गई और चाबी मिल गई और मैं उसकी कार लेके भाग गया, कि मैंने इंटेंशनली नहीं किया, मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में मैंने उसकी कार को चोरी करके मैं भाग गया था। बात समझ गए, अपनी जान बचाने के लिए। तो कोर्ट इसे एडमिट कर सकता है लेकिन पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकता इस बात पर। बात समझ गए? आपको फर्क पता चला इसमें? मतलब उसने ऊपर वाले में उसने सिंपल बोल दिया कि हाँ मैंने क्राइम किया, लेकिन नीचे वो बोलता किया तो है लेकिन मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। बात समझ गए? तो ये आएगा सब्सटैंटिव के काम और ये आएगा कॉरोबोरेटिव के काम। अब है पक्कल नारायण का केस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड रेज कर दो, यहां तक क्लियर है? पकल नारायण स्वामी एम्परर का केस है। अ कन्फेशन मस्ट ईदर एडमिट इन द टर्म्स ऑफ द ऑफेंस एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल फैक्ट एंड एडमिशन ऑफ अ ग्रेवली इंक्रीमेंटिंग। सिंपल बात है कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप इस केस में कहा गया अगर आप कन्फेशन कर लेते हो तो वो एडमिसिबल मान लिया जाएगा। सिंपल, हैंड रेज कर लो कि अगर आप क्या कर लेते हो, कन्फेशन कर लेते हो किसी भी स्टेटमेंट का तो उसे एडमिट कर लिया जाएगा। ठीक है। अब है पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये वाला जो केस है ये आप उसमें भी लिखोगे एडमिशंस में ना। अब इसमें बोलता कि द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड द, कि अगर यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड अप स्टेटमेंट है। मिक्स्ड अप स्टेटमेंट का मतलब कि एक पर्सन एक चीज को तो एडमिट कर रहा है, एक चीज को एडमिट कर रहा है कि हाँ सर मैंने कार चोरी की, लेकिन साथ ही साथ डिनाई भी कर रहा है कि सर कार चोरी की लेकिन इंटेंशनली नहीं किया, खुद को बचाने के लिए किया। तो मतलब कि इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी दोनों साथ में आ गए ना, हैंड रेज करो, साथ में आ गए तो ये क्या, मिक्स्ड अप स्टेटमेंट इसे ही कहा जाएगा। मिक्स्ड अप स्टेटमेंट किसे कहा जाएगा, सेल्फ कल्पेटरी स्टेटमेंट को और इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स को। बात समझ गए? ये इस केस में कहा गया पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब क्या है, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या है कि द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट देयर वाज नथिंग रॉन्ग और रिलाई ऑन द पार्ट ऑफ कन्फेशन स्टेटमेंट। कहते हैं हम लोग इस पे पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक इनफ एविडेंस नहीं है। जो एक्सकल्पेटरी है और जो इनकल्पेटरी पार्ट है वो हम लोग इस पे पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते और ये एक इनफ एविडेंस नहीं है। हैंड रेज कर दो, बात समझ आई? इनफ एविडेंस नहीं है और इस पे पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते। फिर है शाहो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कि क्या एक नई नई लड़की की क्या हुई थी, शादी हुई थी, वो अपने नए घर में जाती है और उसका मर्डर हो जाता है कुछ दिनों के बाद। अब क्या है कि एक उसका आदमी जो उसका ससुर होता है, मतलब हंसने वाली, मतलब हंसी आती है कि ऐसे ऐसे चीजें भी होती हैं।
अब उस लड़की की शादी हुई थी, शादी होने के बाद ही उसका ना मर्डर हो गया। तो हमें पता नहीं चला कि मर्डर किसने किया, लेकिन जो उसका ससुर था वो सो रहा था, और उसने सोते समय बोल दिया, मतलब सो रहा था, और उस टाइम उसने बोल दिया कि हाँ, आई हैव फिनिश्ड हर, कि देखो देखो मैंने उसे मार दिया मार दिया मार दिया। और वहीं उसकी एक नेबर, आपको पता पड़ोसी कैसे होते हैं, चुगलखोर, जिनका ध्यान सिर्फ हमारे में ही रहता है ना। तो नेबर ने सुन लिया कि अच्छा ये ऐसे बोल रहा है, और उसने जाके कोर्ट में बता दिया कि सर ये तो सोते सोते ऐसे बोल रहा था, देखो मैंने उसे मार दिया मार दिया। तो ये ठीक है, ये स्टेटमेंट रेलिवेंट है। क्लियर है? अब है सेक्शन नंबर 22, कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और कॉर्शन, इररेलेवेंट। मतलब कि अगर मान के चलो, मैंने मैंने बोला आपको कि आप कन्फेशन करो। अब मैंने बोला कन्फेशन करो, लेकिन मैंने आपको धमकी दी, धमकाया, आपको मैंने फोर्स किया, मैंने आपको इंड्यूसमेंट किया, मैंने आपको अपनी बातों में लगा लिया, आपसे प्रॉमिस किया कि आपको इतने पैसे दूंगी, आप कन्फेशन कर लो। तो कहते हैं इस तरह के कन्फेशन क्या होते हैं, इररेलेवेंट होते हैं। हैंड रेज कर दो, बहुत सिंपल है कि when the confession of accused is obtained by the practicing any inducement, threat, coercion, promise in the reference to any charge, such threat, promise, inducement, the person in authority, मतलब कि एक पर्सन काफी अमीर था, उसके पास क्या था, एक पर्सन इन अथॉरिटी था, मतलब कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप आपने पढ़ा ना, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, जैसे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन, पेरेंट्स के पास ज्यादा पावर होती है, मास्टर सर्वेंट, मास्टर के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू सर्वेंट, तो ऐसे रिलेशंस है। और इस रिलेशन के अंदर एक इंसान बोलता है, मतलब उसके पास अथॉरिटी है, पावर है, और वो अक्यूज्ड पर्सन को बोलता है कि तू कन्फेशन कर ले, मैं तेरे को पैसे दूंगा, धमकी देता है, वॉट एवर कुछ भी करता है। और वो वहां पे, वो अगर वो वहां पे कोई एडवांटेज भी लेता है, कौन, अक्यूज्ड पर्सन, अक्यूज्ड पर्सन कन्फेशन करता है और उसके बदले में कुछ फायदा ले लेता है, कुछ 50,000 रुपए ले लेता है, तो कहते हैं वो जो कन्फेशन होगा वो इररेलीवेंट माना जाएगा। क्लियर है क्या? अगर या तो वो कुछ फायदा ले लेता है, ही विल गेन अ सर्टेन एडवांटेज और अवॉइड इविल ऑफ द टेम्पर, मतलब वो, ठीक है। अब है एसेंशियल्स। क्या क्या एसेंशियल है कि भैया अगर कन्फेशन किया जाता है इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कॉर्शन के द्वारा, तो वो रेलिवेंट नहीं है। एंड इट शुड बी इन द रेफरेंस टू एनी चार्ज और प्रोसीडिंग, मतलब आप जो कन्फेशन कर रहे हो वो उसी केस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसी केस पर रिलाई करता हो। और अगर आप कोई फायदा लेते हो तो ठीक है। अच्छा, अब मतलब काफी अच्छा टॉपिक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देख लो। अब एक क्वेश्चन है कि पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन एडमिसिबल है क्या? जी नहीं, रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। अब मैं आपको बोल दूं कि चलो भगवान की कसम खाओ कि तुमने ऐसा काम किया या नहीं किया, है ना। अब एक एक इंसान क्या बोलता है, भगवान भगवान की कसम खा के बोलता है कि सर मैं भगवान की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने ये चोरी की है, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं की। तो क्या ये एडमिसिबल होगा? अब ये क्वेश्चन आएगा कि क्या भगवान की, मतलब इन द नेम ऑफ गॉड, नेम ऑफ गॉड मतलब भगवान की कसम खाओ तुमने ऐसा काम किया, और वो मान लेता है, वो मान गया कि हाँ मैंने किया, तो ये एडमिसिबल है। बात समझ गए क्या? बात क्लियर है क्या? हैंड रेस कर दो। कि अब वो नेम ऑफ द गॉड, भगवान की कसम खा के बोलता है हाँ मैंने ये क्राइम किया, तो मतलब एडमिसिबल है। ठीक है। अब देखो स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिचुअल का मतलब मैंने कहा भगवान की कसम खाओ और बोलो तुमने ये क्राइम नहीं किया, वो बोलता हाँ मैंने किया, तो मतलब एडमिसिबल है, रेलिवेंट है। लेकिन अगर मैंने उसे क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, मैंने उसे क्या किया, अपनी बातों में लगाया कि देख तेरे को कम जेल होगी, तू मान ले, तेरे को बहुत कम टाइम जेल में रहना पड़ेगा, फिर तेरे को छोड़ दिया जाएगा, तेरी सजा मैं कम करवा दूंगा, और वो कन्फेशन कर लेता है, तो ये कन्फेशन रेलिवेंट नहीं है। बात समझ गए क्या? बात समझ आई? दोनों पॉइंट समझ आई? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे रहते हैं, ये वीक एविडेंस रहते हैं, वीक टाइप ऑफ एविडेंसेस रहते हैं ये, ठीक है। कन्फेशन ऑब्टेन्ड इन द नेम ऑफ द गॉड इज एडमिसिबल, कि भगवान के नाम पर कसम खा के कन्फेशन करो तो एडमिसिबल है। केस का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है,
भागीरथी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का, इसमें यही बात कही गई कि अगर कन्फेशन कोई पर्सन देता है स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल वही भगवान की, उसमें जाके कि हाँ भगवान की कसम खा के कि हाँ मैं एडमिसिबल करता हूँ कि हाँ मैंने ये क्राइम किया ये वो, तो वो एडमिसिबल है। फॉर एग्जाम्पल इफ द अक्यूज्ड आस्क द टेल द ट्रूथ इन द नेम ऑफ द गॉड, कि भगवान की कसम खा के बोल, मतलब मैं बोलती हूँ कि अरे भगवान की कसम खा, भगवान से डर, सच बोल, स्वर्ग में जाएगा, और वो स्वर्ग में जाने के चक्कर में सच बोल देता है, कन्फेशन कर लेता है, तो वो एडमिसिबल है। लेकिन जो कन्फेशन है वो इररेलीवेंट होगा, कब कब रे इररेलीवेंट होगा, अगर अगर क्या किया जाता है उसके साथ इंड्यूसमेंट किया जाता है, थ्रेट उसको धमकी दी जाती है, कॉर्शन किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है, तो इररेलीवेंट होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इररेलीवेंट होगा, लेकिन यहाँ रेलिवेंट होगा कि मान के चलो कि मैंने किसी को क्या किया, मैंने किसी को धमकी दी, ठीक है, मैंने किसी को धमकी दी कि चल कन्फेशन कर, है ना, लेकिन अब बोलते कि अगर हम क्या कर दें, अगर हम ये रिमूव कर दें, मतलब उसने जो कन्फेशन किया इस कन्फेशन से हम इसे रिमूव कर दें, कोर्ट कहे कि चलो ठीक है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम दोबारा से बातचीत स्टार्ट करो, अब तुम दोबारा बताओ कि क्या तुमने क्राइम किया कि नहीं। अब थ्रेट को हटा दिया गया, ये कॉर्शन वगैरह सबको हटा दिया गया, और वो फिर भी कन्फेशन कर लेते कि हाँ मैंने ही क्राइम किया, तो वो रेलिवेंट मान लिया जाएगा, हैंड रेज कर दो। बात समझ गए क्या? क्लियर है। अब एक और पॉइंट है इसमें कि अगर कन्फेशन किया जाता है डॉक्टर के सामने, ठीक है, डॉक्टर उसको बोलता है कि भैया बस अब तो मरने वाला है, तो सच बता दे, मतलब डॉक्टर के सामने अगर वो कन्फेशन करता है तो वो रेलिवेंट माना जाएगा, हैंड रेज कर दो, ठीक है, अगर वो डॉक्टर के सामने क्या करता है, कन्फेशन कर लेता है, तो रेलिवेंट है। अब है प्रोवाइडेड फर्दर दैट if such confession is otherwise relevant it does not become irrelevant merely because, अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी हुआ, मान के चलो कि प्रॉमिस किया था दो लोगों के बीच में, और मतलब एक हस्बैंड है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बता दिया कि अरे मैंने तो ये क्राइम किया ऐसा वैसा, और उसकी वाइफ जाके बता दे, वो प्रॉमिस करती है कि नहीं बताऊंगी लेकिन फिर भी बता दे, तो नॉट रेलिवेंट नहीं है, बात समझ गए क्या? ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे रेलिवेंट मानना भी जा सकता है, क्या बात समझ गए क्या? और अगर वो क्या करता है, अगर वो डिसेप्शन को प्रैक्टिस करता है या फिर वो ड्रंक है, ठीक है, मतलब कि एक्यूज्ड पर है, ऑन द एक्यूज्ड पर्सन, डिसेप्शन का मतलब समझते धोखा देना, कि अगर वो क्या कर देता है, जैसे मान के चलो कि एक वाइफ थी, उसने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन वो क्या करती है, प्रॉमिस जो किया कि हाँ तुमने चोरी की कोई बात नहीं, नहीं बताऊंगी, लेकिन वो धोखा देती है, देने से अक्यूज्ड पर्सन के बारे में बता देती है, ठीक है, एंड तो वो क्या है, वो रेलिवेंट माना जा सकता है, ठीक है, लेकिन वही है कि इसमें कुछ कंडीशंस आ जाएंगी, क्योंकि आगे के सेक्शंस भी उसके बारे में बात करते हैं। एंड व्हेन ही वाज अ ड्रंक बिकॉज इट वाज अ मेड इन द आंसर क्वेश्चन ही नोट आंसर, तो बोलते हैं कि उसमें आंसर, अगर उसने दारू पी रखी है, ड्रंक कर रखा है, तो उस दौरान अगर वो किसी भी तरह का कोई भी बातचीत बोलता है या कुछ भी उससे पूछा जाता है, तो उसे आंसर करने की जरूरत नहीं है, ही वॉज नॉट वर्न, ही वॉज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन, वो कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, कल की क्लास लेंगे ना, तो उसमें एक बार मैं आपको इसके एग्जांपल्स, अभी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, इसके एग्जांपल्स मैं आपको कल करवा दूंगी, ठीक है, इसके, बाकी है इसमें यही है, प्रॉमिस का ही है कि वो प्रॉमिस करता है कि मत बताना, लेकिन वो बता देता है, ठीक है। बाकी तो क्लियर है, बाकी सब तो क्लियर है ना। अब है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, तो सिंपल बात है, पुलिस ऑफिसर के सामने अगर करते हैं तो एडमिसिबल नहीं है, कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल, कन्फेशन किया जाता है पुलिस कस्टडी में, मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, तो एडमिसिबल है, पुलिस कस्टडी में किया जाता है और मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में किया जाता है, तो एडमिसिबल है। फिर है कि अगर अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन उसको बताए, किसको बता दे, पुलिस वाले को बता दे कि आपको ये चीज यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, आपको क्या है, आपको ये चीज यहाँ मिल जाएगी, मैंने इस जगह पर, मैंने यहाँ पर नाइफ रखा है, और कोर्ट को, सॉरी कोर्ट बोलते, पुलिस ऑफिसर को वहां पर कोई चीज डिस्कवर हो जाती है, कोई फैक्ट डिस्कवर हो जाता है, कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है अक्यूज्ड पर्सन के बताने से, तो वो एडमिसिबल होगा, क्या क्लियर है?
पुलिस कस्टडी में है इंसान और मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कन्फेस करता है तो एडमिसिबल। कोई फैक्ट डिस्कवर हो जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसके बताने से तो एडमिसिबल। लेकिन पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं है, कन्फेशन करना इज नॉट एडमिसिबल। इसमें एक एफआईआर का पॉइंट था, वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। एफआईआर एक इसमें एफआईआर का पॉइंट है कि मतलब कुछ एफआईआर लिखवाने के दौरान अगर वो कुछ कन्फेशन करता है तो वो इररेलेवेंट है, क्योंकि सिंपल बात है, एफआईआर कौन लिखता है, कंप्लेंट कौन लिखता है, पुलिस ऑफिसर लिखता है। तो अब वो ड्यूरिंग द एफआईआर अगर कुछ एडमिशन करते हो, कन्फेशन करते हो तो नॉट रेलिवेंट। समझ गए क्या? बस इतना याद रखना। अब अगला पॉइंट है सेक्शन नंबर 24, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग अ पर्सन मेकिंग इट एंड अदर ज्वाइंटली। ज्वाइंटली वर्ड आ गया, मतलब कि 4 लोगों ने रेप किया, ए बी सी डी, 4 लोगों ने क्या किया, रेप कमिट किया। एक पर्सन ने मान लिया कि हाँ सर मैंने रेप कमिट किया और मेरे साथ इन लोगों ने भी रेप कमिट किया, तो एक एक इंसान ने कन्फेशन कर लिया, तो जो ये बाकी के लोग हैं ऐसा मान लिया जाएगा कि इन्होंने भी कन्फेशन कर लिया है। हैंड रेज कर दो। क्या बात क्लियर है? इनका भी क्या मान लिया जाएगा कि इन्होंने भी कन्फेशन कर लिया है। व्हेन मोर पर्सन्स देन वन आर बीइंग ट्राइड, मतलब इनका ट्रायल चल रहा है बिल्कुल सेम, उन्होंने सेम ऑफेंस कमिट किया है, सेम ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, सेम कोर्ट में चल रहा है, कन्फेशन कर दिया जाता है बाय वन, एक पर्सन के द्वारा क्या है, कन्फेशन कर दिया जाता है, तो इसका अफेक्ट क्या आएगा, इसका अफेक्ट पड़ेगा दूसरे लोगों पर भी। मान लिया जाएगा, कोर्ट इस चीज को कंसीडर करेगा कि ये कन्फेशन इसने अपने ही खिलाफ नहीं बल्कि बाकी लोगों के अगेंस्ट में भी दे दिया है, और बाकी सब लोगों को क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। क्या क्लियर है? यहाँ पे ऑफेंस का मतलब बताया, ऑफेंस इज यूज्ड इन दिस सेक्शन, मतलब कि अबेटमेंट करना, अब अटेम्प्ट टू कमिट करना। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बोलता है कि अ ट्रायल ऑफ अ मोर हेल्ड एब्सेंस। इसमें बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 84 देख लेना, अभी अभी मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन इसमें भी वही ज्वाइंटली के बारे में बात करता है कि 2-3 लोगों का ट्रायल चल रहा है और वो ज्वाइंटली क्या हो जाएंगे, उनको ज्वाइंटली कन्विक्ट कर लिया जाएगा अगर वो कन्फेशन कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं। ठीक है। ए एंड बी आर ज्वाइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। ए और बी ने मिलकर सी का मर्डर किया, ए ने कन्फेशन कर लिया कि हाँ मर्डर किया, तो बी भी पकड़ा जाएगा। क्लियर है? अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 मिनट का टाइम लेके क्या करो कि इसको याद कर लो। अच्छा अभी तो डिफरेंस रह गया, डिफरेंस कर लेते हैं पहले, फिर करते हैं। एडमिशन और कन्फेशन का डिफरेंस वही है कि इसमें सेक्शंस इतने डील करते हैं, इसमें 22 से 24। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि दी जाती है, वही सेम सेम इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। कन्फेशन का मतलब है कि वो अपना गिल्ट क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है, अपने गिल्ट को बता रहा है कि हाँ मैंने कर लिया। ये अप्लाई करेगा सिविल और क्रिमिनल बोथ पर, ये अप्लाई करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर सिर्फ, कन्फेशन। फिर है इट नीड टू बी वॉलेंटरी टू बी रेलिवेंट, ये रेलिवेंट होगा। ये रेलिवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये हमेशा रेलिवेंट होगा क्योंकि कन्फेशन किया है। मतलब जो रिट्रैक्टेड, जो रिट्रैक्शन पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, मतलब एडमिशन जरूरी नहीं है कि हो, और मतलब कर भी सकते हैं एडमिशन और नहीं भी, लेकिन यहाँ पर तो करना ही पड़ेगा। क्या बात समझ गई? ये टाइप्स है ना रिट्रैक्शन पॉसिबल, कि हाँ हो सकता है, लेकिन इट कैन बी मेड बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा, लेकिन सिर्फ एक्यूज्ड पर्सन, याद रखोगे। एडमिशन एनी पर्सन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्यूज्ड पर्सन ही क्या करेगा, कन्फेशन करेगा। इट कैन बी यूज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, मतलब इस पर्सन के बिहाफ पर कोई और भी एडमिशन कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ वो खुद करेगा और वो अपने अगेंस्ट में कर रहा है। बात समझ गई? अपने फेवर में नहीं, अपने अगेंस्ट में कर रहा है। फिर है ऑल एडमिशंस आर कन्फेशन, लेकिन ऑन ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस, ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। कहते ये एडमिशंस हैं, ये एडमिशंस हैं, कन्फेशन सिर्फ ये है। बात समझ गए? मतलब ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन, लेकिन ऑल कन्फेशन आर एडमिशंस। बात समझ गए क्या? ठीक है। अब 2 मिनट का टाइम लेके
फिर आगे एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन 26, वो करते हैं। ठीक है, अभी पढ़ते हैं। अभी आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, सेक्शन नंबर 26 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है कि स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस। ध्यान से समझो कि एक पर्सन है लेकिन हम उसे बुला नहीं सकते एज अ विटनेस। ठीक है, हम उसे क्या नहीं कर सकते, हम मुझे एज अ विटनेस नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते? याद रखो, ए, बी, सी और डी, मतलब इन चार लोगों को हम कोर्ट में नहीं बुला सकते। मतलब कि जो कि डेड हो चुका है। डी से मतलब डेड हो चुका है। सी से मतलब कैन नॉट बी फाउंड, जो कि हमें मिल नहीं रहा। अब जो मिल नहीं रहा उसे विटनेस कैसे बुलाएं भाई? उसे कैसे कहें कि कोर्ट में आके स्टेटमेंट दे? बी से है, ए से है जिसकी अटेंडेंस प्रिक्योर नहीं कराई जा सकती, मतलब जिसका जिसका अटेंडेंस कराना वेरी डिफिकल्ट। मान के चलो कि कोई अमेरिका में बैठा, भाई उसका अटेंडेंस कैसे कराएं? कोर्ट में तारीख है कल की, कैसे बुलाएं उसको? आना नहीं आ सकते। फिर उसके बाद है कि इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। ठीक है, बिकम बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। समझ गए? इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। ठीक है, ए से अटेंडेंस, जिसकी अटेंडेंस प्रिक्योर नहीं करा जा सकती। बिकम इनकैपेबल, जो इंसान इनकैपेबल हो गया, जैसे अनसाउंड माइंड का पर्सन हो गया। अब उसको कोर्ट में बुला के हम कहेंगे क्या कि भाई स्टेटमेंट दे? विटनेस बन नहीं कह सकते। और फिर तीसरा कि कैन नॉट बी फाउंड, जो हमें मिला ही नहीं, उसको कैसे बुला ले भाई? या जिसकी मृत्यु हो गई है उसको कैसे कह दें कि आके कोर्ट में क्या दो, स्टेटमेंट दे दो? क्या बात समझ गए? क्लियर है ना?
कि क्योंकि इसमें वही बात है, स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेसेस, जिसे विटनेस नहीं बुलाया जा सकता। दो सेक्शन डील करते हैं 26 और 27, सेम सेम है ये, लेकिन थोड़ा सा ही फर्क है इसमें। अब क्या है कि cases in which a statement of a relevant fact by a person who is dead cannot be found is relevant। कहते हैं वैसे तो जिसकी डेथ हो गई, जिसकी डेथ हो गई है, अब वो आके कैसे स्टेटमेंट देगा भाई, है ना। कहते वैसे तो इररिलेवेंट है भाई, आपको खुद आके अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन अब उसकी डेथ हो गई, उसकी अटेंडेंस नहीं कराई जा सकती, ठीक है, वो इनकैपेबल हो गया है, तो कहते फिर भी उसकी स्टेटमेंट को क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। हैंड रेज कर दो। बात समझ गए क्या। दिस सेक्शन डील्स विद द रेलिवेंसी ऑफ अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड अ विटनेस। कहते वैसे नहीं, वैसे हम किसी की स्टेटमेंट को ऐसे रेलिवेंट नहीं बनाएंगे, लेकिन सिर्फ सेक्शन 26 और 27 में ही हम उसकी स्टेटमेंट को क्या बनाएंगे, रेलिवेंट बनाएंगे। हैंड रेज कर दो। क्या बात समझ आ रही है। दिस सेक्शन डील्स विद द रेलिवेंसी ऑफ अ स्टेटमेंट, रेलिवेंसी ऑफ अ स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, एंड जिसे हम नहीं बुला सकते एज अ विटनेस, तो मतलब कि क्या है कि हम उसे उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान लेंगे। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये है ABCD, समझ आ गया क्या। नहीं आया तो दोबारा से बता दो भाई, मैं दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार हैंड रेस करके बता दो। वो तो मैं करवाती हूँ ना। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि कही गई है किसी पर्सन के द्वारा, लेकिन हम उसे कोर्ट में नहीं बुला सकते, ठीक है, हम उसे कोर्ट में नहीं बुला सकते। हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस, जिसे हम एज अ विटनेस नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते, क्योंकि मतलब उसकी अटेंडेंस करवाना बहुत मुश्किल है, वो कहीं बहुत दूर बैठे है। बी, सी और डी। बी से मतलब कि कैन बिकम अ इनकैपेबल, बिकम अ इनकैपेबल। सी से मतलब कि कैन नॉट फाउंड, जो हमें क्या है, जो हमें नहीं मिला, कैन नॉट फाउंड। डी, डी से मतलब क्या है, जिसकी डेथ हो गई है। बात समझ गए क्या, हैंड रेस करो। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो बोल दो फिर, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपको इसी तरह से याद करना है। मतलब कि ये बोलता कि वैसे तो अब देखो, अब मुझे कोई स्टेटमेंट बोलनी है तो मैं खुद जाके कोर्ट में बोल लूंगी, ठीक है। लेकिन अब बोलता कि जिसकी अटेंडेंस नहीं करवाई जा सकती, या जो इनकैपेबल हो गया है, अब उसका उसको कैसे हम रेलिवेंट मान ले। तो कहते हैं इस सेक्शन के अंदर 26 के अंदर उसे क्या मान लिया जाएगा, उसकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान लिया जाएगा। और सेक्शन 55 बात करता है ओरल एविडेंस के बारे में, ठीक है, जो कि डायरेक्ट होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 अ स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि रिटन है या वर्बल है, एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा अगर वो इस पर्सन के द्वारा करा गया है। मतलब कि सेक्शन 26 के अंदर कोई स्टेटमेंट कही गई है, वो स्टेटमेंट या तो रिटन में है या ओरल में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद कर लो इस तरह से, ऐसी कोई स्टेटमेंट जो कि कही गई है ओरल या रिटन में, किसके द्वारा कही गई है, इन इन चार लोगों के द्वारा कही गई है, और अब ये कोर्ट में नहीं आ सकते, कोर्ट में नहीं आ सकते, तो लेकिन इन स्टेटमेंट को क्या मान लिया जाएगा, इनकी स्टेटमेंट को रेलिवेंट मान लिया जाएगा। कौन कौन पर्सन है, एक जिसकी मृत्यु हो गई है, हु कैन नॉट बी फाउंड, जो हमें मिला नहीं है, जो इनकैपेबल है एविडेंसेस देने के लिए, जिसे जिसे हम कोर्ट में नहीं बुला सकते। मतलब कि अगर हम उसे कोर्ट में बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, या फिर उसका बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। मतलब उसके 15-20 लाख रुपए लग जाएंगे उसे कोर्ट में बुलाने में। तो ये सारी, ये जो भी स्टेटमेंट ये बोलेंगे, ये क्या मानी जाएगी, ये रेलिवेंट मानी जाएगी। क्या क्लियर है अब। इसी तरह से याद करना, ABCD करके याद करना, ठीक है, वरना फिर बंदा भूल जाता है।
कहते हैं कि जिसकी अटेंडेंस नहीं करवाई जा सकती, whose attendance cannot be procured without unreasonable delay or expenses is relevant। कहते हैं जिसकी अटेंडेंस नहीं करवाई जा सकती, जिसे कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन उसके स्टेटमेंट को क्या मान लेंगे, रेलिवेंट मान लेंगे इन सारे सेक्शंस में, 26 का ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब देखो सबसे पहला बात करते हैं 26 का ए, क्या बात करता है हमारा, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल है कि जब कोई इंसान मरने से पहले कोई बात बोल जाता है और वो स्टेटमेंट किसके बारे में होती है, उसके मरने के बारे में होती है, कि वो मरते मरते बता के गया कि मुझे इसने मारा, तो वो रेलिवेंट माना जाएगा। अब वो तो मर गया भाई, वो तो डेड हो चुका, लेकिन उसकी उसकी जो स्टेटमेंट है वो तो रेलिवेंट होगी ना। हैंड रेज कर दो कि when the statement is made by a person as to the cause of his death, एक पर्सन मरते मरते एक स्टेटमेंट बोल के गया किसके बारे में, कि उसकी डेथ क्यों हुई है, और ध्यान से सुनना, उसकी डेथ होना बहुत जरूरी है, रिजल्टेड इन हिज डेथ। अगर उसकी डेथ नहीं होगी तो वो खुद आके कोर्ट में बता देगा कि उसको किसने मारा। अगर उसकी डेथ हो गई है तो ये सेक्शन लगेगा, इन दिस केस इन विच कॉज ऑफ द पर्सन डेथ कम्स इनटू द क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि अब ऐसे तो कितने लोग मरते हैं, लेकिन उसी की, जिसका कोर्ट क्वेश्चन करता है, उसी की स्टेटमेंट क्या मानी जाती है, रेलिवेंट मानी जाती है। ऐसे नहीं, कहते जब उस पर्सन की डेथ से रिलेटेड कोर्ट में क्वेश्चन आएगा तो ही हम ये चीज को, डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर आएंगे, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है। क्या बात समझ गए, कि व्हेन द स्टेटमेंट, जब कोई स्टेटमेंट दी जाती है, मेड बाय अ पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा दी जाती है, क्यों दी जाती है, वो मरते मरते ये बता के गया है कि उसकी डेथ कैसे हुई है, और कहते हैं कि उसका डेथ होना बहुत जरूरी है। ये सेकंड पॉइंट है कि उसकी डेथ होना बहुत जरूरी है। अगर उसकी डेथ नहीं होगी तो वो आके खुद कोर्ट में बता देगा, फिर जरूरत क्या डाइंग डिक्लेरेशन लगाने की। फिर क्या है कि उसके जो पर्सन की डेथ है वो क्या होना चाहिए, वो कोर्ट में क्वेश्चन आए ना। ऐसे कोई भी इंसान आके बोलने लग जाएगा क्या, नहीं। अगर उसकी डेथ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो इंसान आके बताएगा कि हाँ सर, उसने उस दिन मरते समय ये बात बोली थी, और ये सारी स्टेटमेंट क्या होंगी, रेलिवेंट होंगी। वेदर द पर्सन हु मेड देम वाज और वाज नॉट। अब हमें नहीं पता कि उसने किस तरह से की है, क्या है, इसके काफी सारे एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन जस्ट अभी आपको इतना याद करना, वेदर द पर्सन हु मेड देम वाज और वाज नॉट एट द टाइम व्हेन दे वर मेड। जरूरी नहीं है कि जिस समय उसने वो चीज बोली, वो जो मरते समय जो चीज बोली, जरूरी नहीं है कि वो वहां पे प्रेजेंट हो, नहीं हो, लेकिन उसे इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। या तो सिर्फ उसे सुन लिया, सिर्फ सुनना भी ठीक है, रेलिवेंट मान लिया जाएगा, लेकिन वही है कि क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले आपको उसकी डेथ को प्रूफ करना पड़ेगा। फिर डेथ के बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि उसने मरते समय ये बात बोली, और उसने ये ऐसे कहा है कि इसने मेरी मृत्यु करी है, और फिर उस स्टेटमेंट को क्या मान लिया जाएगा, रेलिवेंट मान लिया जाएगा। लेकिन रेलिवेंट भी कब माना जाएगा, ऐसे थोड़ी किसी भी स्टेटमेंट को मान लेंगे। तो कोर्ट बोलता कि अगर कोर्ट के अंदर ये इसका क्वेश्चन आएगा ना कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है, तो ये रेलिवेंट होगा, अदरवाइज ये रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर है। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। अब ये किसी भी तरह से हो सकती है, देखो या तो उसने बोलकर बता दिया, इशारा कर देना, सब चीज इसमें इंक्लूड रहेगी। उसने इशारा, उसने बोला कुछ नहीं, लेकिन उसने इशारा कर दिया हाथ से कि हाँ ये इंसान था, तो भी एडमिसिबल होगा। उसकी डेथ होना बहुत जरूरी है, रिजल्ट इन डेथ, डेथ होना बहुत जरूरी है। डेथ ऑफ द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इज मस्ट। कहते हैं जो उसने स्टेटमेंट बोली है वो किसके बारे में होने चाहिए, उसके डेथ के बारे में होने चाहिए। बात समझ गए, हैंड रेस करो कि वो जो स्टेटमेंट उसने बोली उसके डेथ के बारे में हो। फिर है एक्सपेक्टेंसी ऑफ द डेथ व्हाइल मेकिंग द स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी। देखो जरूरी नहीं है, अब एक इंसान है, उसे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन क्या पता वो मर जाए, है ना। लेकिन ऐसी सिचुएशन है कि भाई अब वो मर जाए या जिंदा बच जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है, मतलब जरूरी नहीं है कि उसके मरने के चांसेस ज्यादा हो, अगर मरने के चांसेस कम है तो भी उसकी स्टेटमेंट रेलिवेंट मान ली जाएगी, अगर वो आने वाले टाइम में उसकी डेथ हो जाती है। बात समझ गए क्या। expectancy of the death while making the statement is not necessary, the cause of death of deceased must in the question। ऐसी थोड़ी कोई भी आप जाके कोर्ट में बात बोलने लगोगे तो बोलते कि जो कॉज ऑफ डेथ है ना वो डिसीज्ड पर्सन का क्वेश्चन में आना चाहिए कोर्ट में। कोर्ट पूछेगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, और ये क्रिमिनल और सिविल ये दोनों पर अप्लाई करेगा। क्या क्लियर है यहाँ तक, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों पर अप्लाई करेगा। देखो एक इसमें लीगल मैगजीम है,
लीगल मैगजीन का नाम लिख लो। ये लीगल मैगजीन है कि ये लिख लो, ये स्टार्टिंग में ही लिख देना। अब इसका मतलब ये है कि कोई इंसान मरते हुए झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। मतलब कि अब वो ये कोई इंसान मर रहा है तो वो मरते समय झूठ नहीं बोलेगा, ये प्रिजम्पशन है। लेकिन ये लीगल मैक्सिम हमारे इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है। ट्रुथ सिट ऑन द लिप्स ऑफ द पर्सन हु इज अबाउट टू डेड, कि जो मरने वाला है, जो अबाउट टू डेड है, वो झूठ नहीं बोलेगा, ये इस लीगल मैगजीन का मतलब है। लेकिन ये हमारे इंडिया में फॉलो नहीं होता, इंग्लिश लॉ में फॉलो किया जाता है, यहाँ पे नहीं। कि यहाँ तक आपको बात समझ आई? अब पहले करेंगे केस लॉस, फिर उसके बाद करेंगे आगे का सेक्शन। अब देखो, अब इसमें कॉरबोरेटिव और एविडेंशियल वैल्यू के बारे में बता रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है, स्टेट ऑफ यूपी का केस है। अब इसमें कुछ रूल्स ऑफ लॉ के बताए गए थे कि कॉरबोरेटिव होगा कि नहीं होगा, मतलब हम डाइंग डिक्लेरेशन को कैसे मानेंगे, कॉरबोरेट करेंगे, सब्सटैंटिव होगा या क्या। तो इन्होंने कहा कि कॉरबोरेशन करने की जरूरत नहीं है। A dying declaration is not a weaker kind of evidence, कोई weaker kind of evidence नहीं है, मतलब corroborative नहीं होगा, ठीक है। Where a dying declaration is suspicious, अब मान के चलो कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो क्या है, सस्पिशियस है, इट शुड नॉट बी एक्टेड अपॉन द विदाउट कॉरबोरेटिव एविडेंस, कि हम मतलब कुछ ये ना डिपेंड करता है केस के अकॉर्डिंग, ये सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग काम करेगा। कि कई बार होता है कि केस के अंदर इसे सब्सटैंटिव मान लिया जाता है, कई बार इसे कॉरबोरेटिव मान लिया जाता है, तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, हमारे सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसमें भी यही लिखा है कि डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट अ वीक काइंड ऑफ एविडेंस कंपेयर टू द अदर पीस ऑफ एविडेंस, कि ये वीक काइंड नहीं है, मतलब जो अदर एविडेंसेस है, अदर एविडेंसेस के अकॉर्डिंग में सही है, वीक नहीं होगा। डाइंग डिक्लेरेशन इज मस्ट बी रिलायबल, हम लोग इसमें रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि भैया इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जो इंसान बोल रहा है उससे क्वेश्चंस भी तो पूछे जाएंगे। सिर्फ इतना ही थोड़ी कि वो बता के डाइंग डिक्लेरेशन बोल के चला गया, ऐसे नहीं होता है। क्या बात समझ गए? भाई इसमें से कोई भी 3-4 पॉइंट्स कर लेना, बाकी सब तो सेम लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या है, क्वीन एम्परस वर्सेस अब्दुल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कहा गया कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है, अगर कोई इंसान मरते समय बाय वर्ड्स या बाय साइन का यूज करे तो वो भी रेलिवेंट होगा। साइन का यूज करे मतलब कि समझ रहे हो, कोई इशारा कर दे तो वो भी क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। फिर है शरद बिरदी चंद का केस है। इफ द डिक्लेरेंट डेड, एक इंसान जो बोला, जिसने कोई चीज बोली, वो क्या है, डेड हो जाएगी। सॉरी, डेड नहीं हो जाएगी, जो इंसान जिसने बोला उसकी मृत्यु हो गई है और उसने कोई स्टेटमेंट बोली है अपने ही मरने के बारे में, तो वो भी क्या मानी जाएगी, रेलिवेंट मानी जाएगी, ठीक है। अब है कन्फेशन बाय एक्यूज्ड पर्सन। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कन्फेशन मेड बाय एक्यूज्ड पर्सन इज इररेलेवेंट, कि अगर एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा कन्फेशन किया जाता है किसी भी चीज को लेके, इंड्यूसमेंट वगैरह या थ्रेट वगैरह किया जाता है, तो वो क्या इररेलेवेंट होगा। मतलब ये वाला केस आप उसमें कन्फेशन में भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे बात तो ये उसकी कन्फेशन के बारे में ही करता है।
ठीक है, बस इसमें से इतना ही केस कर लेना बहुत है, ठीक है, 4 केस कर लेना इनफ है। अगर कोई मेरे को लगेगा जरूरी है तो मैं फिर वो कल की क्लास में बता दूंगी, आज रात को देख लूंगी, ठीक है। देखो, अब ध्यान से समझना, ये है सेक्शन नंबर 26, ये है सेक्शन नंबर 27। अब इसमें फर्क क्या है तो सेम है, सेम है, लेकिन इसमें फर्क क्या है। 26 में बोलता कि इंसान ने कोई स्टेटमेंट बोल दी मरने के टाइम, या वो आ नहीं सकता, वही ABCD वाला कंसेप्ट। अब ये कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो रेलिवेंट होगा, लेकिन इसमें कहा गया कि एक इंसान था, ए पर्सन, सॉरी ए पर्सन नहीं, कोई इंसान था, इसने पहले कोर्ट में आके क्या करा था, जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई बात बोली थी, कोई बात बोल ली थी, लेकिन अब वो क्या है, ABCD है, कैन नॉट फाउंड, डेड, इनकैपेबल, अटेंडेंस नहीं करवा सकते। तो क्या इसकी पुराने पुराने समय में ड्यूरिंग द केस, केस के दौरान इसने कोई बात बोली, क्या वो आज रेलिवेंट होगी? जी हाँ रेलिवेंट होगी, हैंड रेस कर दो, क्या क्लियर है? सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी पूरा सेक्शन सेम है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है सेक्शन, अभी बीच के पॉइंट्स ही रह गए, ये बाद में करेंगे, पहले ये दोनों इकट्ठे पढ़ लेते हैं। रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंसेस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, ठीक है, इसमें बोलता कि एविडेंस दिया गया विटनेस के द्वारा इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है, उसने पुराने समय में क्या दिया, जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई एविडेंस दिया, बिफोर एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू टेक, मतलब जज के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने, तो वो रेलिवेंट है, सिंपल बात है। फॉर पर्पस ऑफ प्रूविंग द सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग, नाउ लेटर स्टेज सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग आ गई, कि पुराने समय पे यही केस चल रहा था, आज के समय में भी सेम केस चल रहा है, पहले उसने ये बात बोली थी लेकिन अब उसकी डेथ हो गई है, या हमें मिल नहीं रहा है, या आ नहीं सकता, तो हम क्या कर देंगे फिर, जुडिशियल प्रोसीडिंग जो आज के समय पे चल रही है, जो पुरानी स्टेटमेंट उसने बोली वो आज क्या मान ली जाएगी, रेलिवेंट मान ली जाएगी। विटनेस इज डेड कैन नॉट बी फाउंड इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, और वो क्या है, आ नहीं सकता, अपनी अटेंडेंस नहीं करवा सकता, लेकिन इसमें एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा, एडवर्स पार्टी का। इसमें एक और पॉइंट हमारा ऐड हो जाएगा, एडवर्स पार्टी। एडवर्स पार्टी का मतलब क्या होता है, जो कि हमारी सामने वाली पार्टी होती है, और अगर वो क्या करे, escaped आउट द वे ऑफ बाय एडवर्स पार्टी, एडवर्स पार्टी मतलब कुछ ऐसा एविडेंस ले आई है जिसे हमें प्रूव करना पड़ेगा, या कोई ऐसी बात चल रही है, तो भी उस दौरान भी एडवर्स पार्टी को बताने के लिए कि हाँ ये चीज रेलिवेंट मान ली जाएगी, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। क्लियर है? ठीक है, बाकी अभी ये वाले सेक्शन सारे रह गए हैं, ठीक है, ये वाले सेक्शंस अभी कल करेंगे, अभी मेरे को जाना है कहीं, तो कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने पूरा नहीं करवाया, जस्ट मैंने एक डिफरेंस समझाया, कल दोबारा से हम लोग इसे पढ़ लेंगे, ठीक है।